Hello my all dear students, my name is Prakash Wadwana and welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to learn activity 2 unit 1 exploring symbols standard 7th English medium. Okay, in the previous video we have learned activity 1 and now in this video we are going to learn activity 2, and in this activity 2 we are going to study one poem, and the name of the poem is Where the Mind is Without Fear. Okay, and this poem is written by Rabindranath Tagore. Okay, here in this picture you can see one girl and बैकग्राउंड में आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो देख सकते हो. एकदम ब्लर इमेज है, अगर आपको दिखाई दे तो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. सो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन 1861 7th May एंड उनकी डेथ 7th August 1941 में हुई थी. एंड रविंद्रनाथ टैगोर को लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते थे. रविंद्रनाथ टैगोर एक राइटर भी थे, कॉम्पोज़र भी थे, प्ले राइट थे, एसेइस्ट थे, पेंटर भी थे. ओके, और रविंद्रनाथ टैगोर का पेन नेम भानु सिंह भी था, भानु सिंह ठाकुर. इन एक्टिविटी 1 we have discussed about pen name because Rabindranath Tagore used his pen name for his poem. Okay, and he also got Nobel Prize in Literature in the year 1913. That we have already learned in activity 1. दूसरा, उनके बहुत सारे नोबल वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं. उसमें एक वर्क की अगर बात करें तो उसका नाम है गीतांजलि, गोरा, जन गण मन, अमर सोनार बांग्ला, काबुलीवाला. ये सारे के सारे उनके नोबल वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं. दूसरी एक चीज़ उनके लिए जानने से आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर एक ओनली पर्सन है जिन्होंने 2 कंट्री की नेशनल एंथम लिखी है. कितने कंट्री की स्टूडेंट्स? 2 कंट्री की. उसमें एक कंट्री है हमारी इंडिया, हमारी इंडियन कंट्री का भी उन्होंने नेशनल एंथम लिखा है और उसका नाम क्या था? जन गण मन. और दूसरी कंट्री है बांग्लादेश. बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और उसका नाम है अमर सोनार बांग्ला. ओके, दूसरा, ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं आज, ये पोएम गीतांजलि नाम की बुक में से ली गई है. अब गीतांजलि क्या है? गीतांजलि एक बुक है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी है. बहुत ही सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स माना जाता है उसको. एंड रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था. कब? 1913 में. और नोबेल प्राइज़ क्या है, क्यों मिलता है, ये सब हमने एक्टिविटी 1 में डिस्कस किया था. अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लेना. नोबेल प्राइज़ के बारे में हमने डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है विथ फोटो. ओके, और ये जो उनकी पोएम है वो बहुत ही वास्टली रीड की गई है. बहुत सारे लोगों ने इसको रीड किया हुआ है.
बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन भी की हुई है। और ये जो पोएम है ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई है और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही खुद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ओके, और ये जो पोएम है, दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज़ किसके लिए, कौन सा रिटन वर्क्स, गीतांजलि के लिए ही उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और गीतांजलि बुक के अंदर ये पोएम ऐड होती है और वो बुक में से ये पोएम यहाँ पे ली गई है। ओके, दूसरी दो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो गीतांजलि नाम की बुक है इंग्लिश वर्जन, उसमें ये 35 नंबर की पोएम है। ओके, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये जो गीतांजलि बुक है जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो पूरी जो बुक है उसमें ये 35 नंबर की बुक है। ओके, और बेसिकली अगर हम कहें तो ये जो पोएम है ना, वो क्या है, एक प्रेयर है, प्रार्थना है। उसको टाइटल ही दिया गया था इंडियन प्रेयर। और 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो पोएम है ना, उसके इंग्लिश वर्जन की 2-3 लाइनें कलकत्ता के अंदर इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था, वहाँ पे ये 2 लाइनें या 3 लाइनें उन्होंने रीड की थी। इतनी वास्टली ये रीड की गई, इतनी फेमस पोएम है ये। और 2010 में अगर आप लोगों को पता होगा, यूएस के प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा थे, जो यहाँ पे आए थे और इंडिया आके जो उन्होंने हमको एड्रेस किया था, उस टाइम पे उनकी स्पीच में भी उन्होंने इस पोएम के 2-3 लाइनें एड्रेस की थी, बोली थी, रिसाइट की थी। ओके, सो आप सोचो कि ये पोएम कितनी फेमस है। और बेसिकली तो ये एक क्या है, प्रेयर ही है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर थिंग अबाउट पोएम। ये जो पोएम है वो कब लिखी गई थी स्टूडेंट्स? ये जो पोएम है ना, वो जब हमारी कंट्री पे ब्रिटिश का रूल चल रहा था ना, अंग्रेज़ों का जब राज हमारी कंट्री पे चल रहा था, उस टाइम पे ये पोएम लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब हम फॉरेन के अंडर में, फॉरेन के पावर के अंडर में गुलाम थे, स्लेव थे, उनकी बंदिशों में जकड़े हुए थे, उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखी थी। क्यों लिखी थी उन्होंने ये पोएम? वो इंडिया के लोगों को अवेक करना चाहते थे, जगाना चाहते थे कि भाई आप लोग उठो, जागो, फ्रीडम के लिए लड़ो, गुलामी के अंदर आप लोग जो जकड़ गए हो ना, उससे बाहर आओ। आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो गुलामी में, उनसे बाहर आओ, अपनी सोच बदलो, यूनिटी बनाओ और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालो। तो हमारे कंट्री के लोगों को जगाने के लिए, अवेकन करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखी थी। और वो भी कब? जब हमको आज़ादी नहीं मिली थी ना, उसके पहले ये पोएम लिखी गई है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये पोएम लिखी गई तब इंडिया के अंदर किसका रूल चल रहा था? ब्रिटिश का रूल चल रहा था। और हर एक इंसान, हर लोग ईगरली वेटिंग कर रहे थे किसकी? फ्रीडम की, कि जल्द से जल्द हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर से बाहर आ जाए।
और इसकी वजह से ही ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने भगवान को हम जैसे प्रे करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं ना, उस फॉर्म में एज अ प्रेयर ही ये पोएम को लिखा है कि भाई हमारी कंट्री के लोग बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, आप हमारी मदद करो। हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं ना, उनको फ्रीडम का कंसेप्ट, उनके माइंड में फ्रीडम का कंसेप्ट रिवील करो। और वो ही पूरा का पूरा कंसेप्ट ये पोएम में हम समझने वाले हैं। और पोएम का नाम क्या है? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ओके, इस पोएम में बहुत सारी लाइंस दी गई है, टोटल 10 या 11 लाइंस होगी। 1 बाय 1 हम स्टडी कर रहे हैं उसको, ठीक है। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि ये पोएम क्या है, क्यों लिखी गई है, किसके बारे में लिखी गई है, ठीक है। अब डिटेल में उसको समझते हैं। एज अ पर्सनली अगर बात करूँ तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट पोएम है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम में अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो कंडीशन उन्होंने बोली है कि आज़ादी मिलने के बाद मेरा इंडिया कैसा होना चाहिए, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट पोएम। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो क्या है, अगर 7th स्टैंडर्ड के मैं जितने वीडियोस बनाने वाला हूँ वो आप देख सको और आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और बेल आइकॉन को भी नीचे प्रेस कर दिए, ठीक है। शुरू करते हैं पोएम। फर्स्ट लाइन, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। अब फर्स्ट लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर का ऐसा कहना है कि जब इंडिया फ्रीडम में से, मतलब इंडिया को जब फ्रीडम मिल जाएगी, गुलामी में से जब वो आज़ाद हो जाएगा ना, उस टाइम के बाद इंडिया कैसा होना चाहिए, जितने भी लोग, जितने भी कंट्री के लोग इंडिया में रहते हैं, उनके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? फियर, डर नहीं होना चाहिए। किसका डर? अभी गुलामी के दौरान उन लोगों के ऊपर बहुत सारा ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन मीन्स OPPRESSION, वो हॉस्पिटल में किया जाता है, उसकी बात नहीं हो रही है। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, उनको फोर्सफुली कुछ ना कुछ करवाया जाता है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहते हैं भगवान को कि जब इंडिया फ्री हो जाए तब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो कैसे रहेंगे? हेल्ड हाई। उनका जो हेड है वो कैसा रहेगा? हाई। नाउ हेड हाई मीन्स टू बी प्राउड और नॉट फील ashamed अबाउट समथिंग दैट यू हैव डन। आपने जो भी कुछ चीज़ की है ना, वो चीज़ करने में आपको क्या नहीं फील होगा? ashamed, शर्म नहीं आएगी। वैसे डिग्निटी के साथ हमारा जो नेशन है, नेशन के जितने भी लोग हैं, वो डिग्निटी के साथ प्राउडली अपना हेड हाई रख के विदाउट फियर कंट्री में रहने चाहिए। ओके, तो ये 2 लाइन में उनका ऐसा कहना है कि जितने भी लोग हैं ना कंट्री के, हर एक इंसान को क्या रहना है? फियरलेस और सेल्फ डिग्निटी, खुद उसको अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उस तरह से वो जीना चाहिए। ऐसी मेरी कंट्री होनी चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अब तक हमको आज़ादी नहीं मिली थी। आज़ादी के बाद मेरे लोग ऐसे रहने चाहिए। ये चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली 2 लाइन में बताई है कि डर के बिना सारे के सारे लोग अपना हेड प्राउडली हेल्ड करके हाई रखने चाहिए, सेल्फ डिग्निटी के साथ।
मान सम्मान के साथ वो लोग अपनी कंट्री में जीने चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर, ना कि किसी के फोर्स में आकर, मजबूरी में अत्याचार सहन करें। ओके, नेक्स्ट, वेयर नॉलेज इज फ्री। सेकेंड लाइन है वेयर नॉलेज इज फ्री। दूसरी लाइन में वो ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरा इंडिया जब उसको आज़ादी मिल जाएगी तब वहाँ पे क्या होना चाहिए, फियर तो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो नेशन है ना वहाँ पे नॉलेज क्या होना चाहिए, फ्रीली सबको नॉलेज मिलना चाहिए, नॉलेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि भाई अपर क्लास के जो लोग हैं, मतलब जो ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा अमीर लोग हैं, उन लोगों को एजुकेशन पाने का, नॉलेज पाने का हक है और गरीब लोगों को नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितने भी क्लास के लोग हैं, फिर वो चाहे अपर हो, लोअर हो, कुछ भी हो, सबको क्या होना चाहिए, इक्वली राइट होने चाहिए। अगर कहीं पे भी उसको नॉलेज लेना है तो वो जाके फ्रीली नॉलेज ले सकता है। जितने भी बच्चे हैं, बच्चे भी फ्रीली नेचर में से कहीं ना कहीं से अगर कुछ पाना चाहते हैं तो सब फ्री में उनको मिलना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर का एजुकेशन के ऊपर आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि उनका जो कंसेप्ट था ना एजुकेशन के बारे में, वो बहुत ही मज़ेदार था, टिपिकल कंसेप्ट था। और उनका ऐसा मानना था कि भाई जितने भी बच्चे हैं ना उनको तो फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। अभी हम लोग जो रट्टा मार के पढ़ लेते हैं ना, वो चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर नहीं मानते थे। उनका ऐसा कहना था कि नॉलेज तो फ्रीली गेन करना चाहिए और नेचुरली आपको मिलना चाहिए, समझ के ही आपको सब कुछ करना है, तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। रट्टा मार लिया, नॉलेज ले लिया, मतलब मेमोराइज कर लिया, ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो ये लाइन में उनका ऐसा कहना है कि जब हमारा देश, हमारा नेशन आज़ाद हो जाएगा स्लेवर गुलामी में से, तब जितने भी लोग हैं उनको कोई भी नॉलेज हो वो क्या होना चाहिए, फ्रीली मिलना चाहिए। अभी भी आपको पता है कि रिसेंटली भी राइट टू एजुकेशन चल रहा है, आरटी, बहुत सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। और ये उनकी कल्पना थी, लेकिन अभी ये सब चीज़ें हो ही रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Now fragments means what? A small part of something that is broken up from something larger. किसी बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ क्या हो जाती है, टूट जाती है, उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़े। एंड नैरो मीन्स रिस्ट्रिक्शन। ओके, एंड डोमेस्टिक मीन्स हमारी कंट्री के अंदर जितने भी चीज़ें चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। और वॉल्स मतलब यहाँ पे बैरियर की बात कर रहे हैं, बैरियर्स दैट स्टॉप्स मेकिंग प्रोग्रेस। दीवालों ने क्या कर दिया है, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस को रोक दिया है। ओके, तो चलो अब इसको डीपली समझते हैं। ये लाइन में ऑथर यूनिटी के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि हमारी कंट्री के लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। टुकड़ों में वो बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजियन, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे कलर, क्रीड के लोग रहते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो देश है वो टुकड़ों में बट गया है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी रिलीजन के, जितने भी कास्ट के, उन लोगों को फ्रीली रहना है, यूनिटी में रहना है। अब हर एक धर्म की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग सुपरस्टिशंस होते हैं, अलग अलग उनके बिलीव्स होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों में मानते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। उनके बहुत सारे क्या होते हैं, प्रेजुडाइज होते हैं। प्रेजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह बांध लेते हैं कि
ये नहीं करेंगे तो ये होगा, ये करना पड़ेगा वरना ये हो जाएगा। पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज मतलब किसी भी चीज़ का आपके पास रीज़न ना हो, फिर भी वो चीज़ आप रीज़न के बिना आप उस चीज़ को क्या करो, नफ़रत करो। यहाँ पे बहुत सारी कास्ट ऐसे हैं जो एक दूसरी कास्ट को नफ़रत करती है, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री ग्रुप में डिवाइड हो गई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो यूनिटी ब्रेक ना करें। नो डाउट उनका धर्म ना रीति रिवाज ना कलर की वजह से सब अलग है, कास्ट अलग है, बट हम सबको मिलजुल के इकट्ठा रहना है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी दीवारें बना के मतलब यहाँ पे ये जो प्रेजुडाइज या सुपरस्टिशंस की जो वॉल हमने खड़ी कर दी है ना, पतली सी डोमेस्टिक वॉल, उसकी वजह से हमारी कंट्री टुकड़ों में बट गई है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और पूरी कंट्री के लोग यूनिटी में रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन में वो क्या कहते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। डेप्थ मतलब गहराई। अब उसका मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि एक ऐसी क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट समथिंग। तो आज़ादी के बाद जो नेशंस बनेगा, उस नेशंस के अंदर जितने भी लोग हैं ना, और उनके अंदर पहले तो क्या नहीं होगा, डर नहीं होगा, डर खत्म हो गया होगा। और वहाँ के लोग कैसे होने चाहिए, ट्रूथफुल, सच्चे होने चाहिए। जो भी चीज़ वो बोले उनकी हार्ट की गहराई में से वो वर्ड्स आने चाहिए। झूठ उनको नहीं बोलना है। जो भी चीज़ है वो चीज़ उनको जो है जैसी है इस तरह से ही बतानी है। क्योंकि क्या होता है, एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कह रहे हैं कि झूठ तो नहीं चलेगा। झूठ पे अगर हमने झूठ स्टार्ट कर दिया बोलना, तो हमारी कंट्री जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसीलिए जितने भी वर्ड्स आप बोलो वो कैसे होने चाहिए, ट्रूथ, उसके अंदर गहराई होनी चाहिए, सच्चाई की, और आपके दिल के अंदर से वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन्स, वेयर टायरलेस striving stretches its arms towards perfections. Now tireless means putting a lot of hard work and energy into something over a long period of time. Indefatigable, tireless means बिना थके आपको बहुत सारा क्या करना है, हार्ड वर्क, वो भी एनर्जी के साथ, और वो भी कब तक, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट वर्ड स्ट्राइविंग मीन्स व्हाट, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। कोई भी चीज़ अगर आपको हासिल करनी है उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड स्ट्रेच मीन्स टू मेक लॉन्गर, स्ट्रेच करना, खींचना पड़ेगा। एंड किसकी तरफ, टुवर्ड्स परफेक्शंस, और किसको, इट्स आर्म्स, हमारे आर्म्स को। नाउ परफेक्शन मीन्स व्हाट, द स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर का ऐसा कहना है, आज़ादी मिलने के बाद जितने भी लोग हैं उनको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। किसके लिए, हमारा जो गोल है, हमको जहाँ पहुँचना है उस तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क करना है। और वो भी भले कितना भी लंबा हमको चलना पड़े, हम चलेंगे, बट हमको क्या करना है, बहुत ही टायरलेस वर्क करना है। टायरलेस मतलब हार्ड वर्क करना है, बिना थके, बिना रुके। और वो भी काम कैसा करना है हमको, परफेक्शन आना चाहिए वो काम में। ओके, तो यहाँ पे वो ऐसा कह रहा है कि हमारी कंट्री जब आज़ाद हो जाएगी तब उसके बाद हमारी कंट्री को ऐसे ऐसे काम करना है ना कि
पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री क्या हो जाए, नंबर 1 बन जाए, और सब हमारी कंट्री के साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस बनाए, हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करें। ओके, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इंडिया के, जो अमेरिका में काम करते हैं। तो ये तो सिर्फ वो एज्यूम कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें सच में हुई। अब हम रिसेंटली में चंद्रयान भी हम लोगों ने भेजा था, बट सम सर्कमस्टेंसेस कंडीशन की वजह से वो पहुंच नहीं पाया, बट एफर्ट तो किया ही हमने। और जहाँ पे हम उतारने वाले थे वहाँ पे तो आज तक किसी भी कंट्री ने चंद्रयान उतारा नहीं था, मतलब पहुँचा नहीं है मून के ऊपर। तो ऐसी चीज़ें हमको करनी है जो आज तक किसी ने ना की हो। अब जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अब तक उसकी वैक्सीन नहीं ढूंढी गई है। अगर इंडिया फर्स्ट उसकी वैक्सीन ढूंढ लेता है तो इंडिया क्या हो जाएगा, नंबर 1 बन जाएगा, शायद महासत्ता भी बन सकता है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका महासत्ता है, लेकिन वो भी कोरोना का सामना नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे भी इंडिया से ज़्यादा केसेस हैं। तो कुछ ऐसा हार्ड वर्क करे, कुछ इतना ज़ोरदार काम करे कि हमारी कंट्री हर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। और वो काम कैसा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। ओके, तो इस लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर का ऐसा भी कहना है कि हमको लेज़ी नहीं बनना है, लेज़ी बन के पड़े नहीं रहना है, बट उसको इग्नोर करके हार्ड वर्क करना है। अभी आपकी बात भी करते हो, आप लोग बहुत ही लेज़ी हो गए हो लॉकडाउन के अंदर, पता है मुझे। पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपको आपका जो गोल है वो हासिल करना है तो आपको नो डाउट अच्छा नहीं लगता है, आप थकान महसूस कर रहे हो, क्योंकि 2-3-4 महीने से आपने आराम ही किया है घर पे, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके, सो लेज़ी नहीं बनना है हमको, और क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी ऐसा चाहते हैं कि मेरा जो नेशन है वो बहुत ही हार्ड वर्क वाला हो, वहाँ के लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, और जितना भी हार्ड वर्क उनको करना है वो करते रहे लॉन्ग टाइम तक, कभी भी थके नहीं, और वो भी काम कैसा हो, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट लाइन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। नाउ यहाँ पे कंपैरिजन दिखाई हुई है। किसकी कंपैरिजन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज ड्रेरी। ड्रेरी मीन्स यहाँ पे दैट मेक्स यू फील सैड, डल। कोई भी चीज़ अगर आपको डल फील करवाती है ना, उसको ड्रेरी कहते हैं। एंड डेड हैबिट मीन्स ओल्ड कस्टम्स। एंड डेजर्ट मीन्स आपको पता ही है, रन, वाइट डेजर्ट, पता है ना, कच्छ में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कहना है। यहाँ पे कंपैरिजन की गई है रीज़न और लॉजिकल थिंकिंग टू अ क्लियर स्ट्रीम। एंड रीज़न फर्स्ट लाइन में आप लोग देख सकते हो, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न। हमारे रीज़न कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। किसके जैसे? स्ट्रीम के जैसे। स्ट्रीम मतलब पानी का जो झरना होता है ना, पानी की जो लहरें होती है, उसके जैसे हमारे रीज़न क्लियर होने चाहिए। एंड हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट। जो डल डेजर्ट है उसके अंदर वो सारे रीज़न खो नहीं जाने चाहिए। और जो हमारे ओल्ड कस्टम है ना, उसमें उसकी मिट्टी, उसके सैंड के अंदर भी वो दफन नहीं होने चाहिए। तो डेड हैबिट्स मतलब यहाँ पे सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, बिलीव्स, झूठी मान्यताएं। किसकी? ड्रेरी डेजर्ट की। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो स्ट्रीम ऑफ रीज़न है
उसको अपना रास्ता नहीं खोना है। कहाँ पे? ड्रेरी डेजर्ट, सैंड ऑफ डेड हैबिट। जितने भी डेड हैबिट्स, जितने भी ओल्ड कस्टम है, पुराने रीति रिवाज, उसमें हमको जकड़े रहना नहीं है, उसमें से हमको बाहर आना है। हमारी थिंकिंग को क्या करना है? ब्रॉड करना है, ना कि नैरो रखनी है। तो उस टाइम पे बहुत सारे क्या चल रहे होंगे? सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास चल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जब इंडिया फ्री हो जाए तो उस टाइम पे ये सारे डेड हैबिट्स जो है हर एक रिलीजन के, कास्ट के, वो क्या होने चाहिए? डेड हो जाने चाहिए। और उन सबको भूल के हमको एक नए वे में स्टार्ट करना है, नई सोच लानी है, न्यू इंडिया बनाना है। ओके, इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि लोग जो है ना, जितने भी लोग, उनको कैसे थिंकिंग करनी है? रेशनल थिंकिंग, ना कि सुपरस्टिशंस वाली थिंकिंग। कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हो, करते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? लॉजिक। और वो लॉजिक ओल्ड जो बेसलेस, जो काम के नहीं हैं, क्या बिलीव्स, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। तो आप कोई भी चीज़ सोचते हो, करते हो, वो क्लियर होनी चाहिए और उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? लॉजिक। क्योंकि लॉजिक ही नहीं होगा, विदाउट लॉजिक आप कुछ ना कुछ करोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। अब एक और एग्जांपल देता हूँ कि साउथ अफ्रीका की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर 20th सेंचुरी के 1900 टू 2000 के बीच में, 1900 टू 1910, उस टाइम पे वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी का राज था। और वहाँ पे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नाम की पॉलिसी चल रही थी। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक पॉलिसी है, उसको एपार्थेड भी कहा जाता है। उसको गुजराती में कहते हैं रंग भेद नीति। आपकी स्किन का जो कलर है ना, उसके ऊपर आपको इग्नोर किया जाता था। तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो गोरे लोग थे ना, वो काले कलर के लोगों के ऊपर अत्याचार गुजारते थे बिना किसी रीज़न के। अब ये चीज़ क्या हुई? प्रेजुडाइज। अब पहले प्रेसिडेंट वहाँ के कौन बने? नेल्सन मंडेला। उन्होंने वो चीज़ को हटाया, रिबेल करना स्टार्ट किया। 27 साल तक वो जेल में रहे थे। कौन? नेल्सन मंडेला। क्यों? क्योंकि ये जो बिलीफ थी ना गोरे लोगों की कि भाई काले लोग हैं, उनको नॉर्मल तरीके से लाइफ जो जीनी चाहिए वो उनको जीने नहीं देंगे, और अगर वो जीना चाहते तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाती थी। और अगर उसका कोई अगेंस्ट करता है ना, अगेंस्ट में जाता है, तो भी पुलिस उनको पकड़ के ले जाती थी। और नेल्सन मंडेला के साथ भी वही हुआ था। उन्होंने ये चीज़ का ऑपोज करना चाहा तो पुलिस पकड़ के उनको जेल में डाल दिया था और 27 साल तक जेल में रहे थे। तो यहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी जो थी, उनके दिमाग में क्या था? उनका दिमाग नैरो माइंडेडनेस था, प्रेजुडाइज चल रहा था। वो काले लोगों को हेट कर रहे थे, उनको अच्छे नहीं लगते थे, विदाउट एनी रीज़न। कोई भी रीज़न नहीं था, विदाउट एनी रीज़न आप किसी को हेट करते हो तो क्या कहलाएगा? प्रेजुडाइज। तो यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कह रहे हैं कि आप कोई भी लोग हो, प्लीज़ प्रेजुडाइज मत रखो और सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव मत करो। एक नया इंडिया हमको बनाना है और ऐसी चीज़ें अब जो इंडिया फ्री हो जाएगा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये भी लाइन्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। ओके, नाउ दी, THEE, नाउ दी मीन्स ओल्ड इंग्लिश में उसको यू कहा जाता है। और स्पेशली दी किसके लिए यूज़ किया जाता है पता है आप लोगों को? भगवान के लिए, गॉड के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर ये पोएम किसको डेडिकेट कर रहे हैं? मतलब भगवान को ही लिख रहे हैं, भगवान को प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान,
मेरे कंट्री के लोगों को ये चीज़ें आप समझाओ, और जब मेरी कंट्री फ्री हो जाएगी तब मेरी कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सो ये लाइन डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे ये लाइन में पोएट का ऐसा मानना है, रविंद्रनाथ टैगोर का ऐसा मानना है कि हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं ना, उनका माइंड कैसा होना चाहिए? ब्रॉड माइंड, प्रोग्रेसिव, हमेशा आगे की ही सोच रखने वाले। लीड फॉरवर्ड मतलब हमेशा दूर की ही सोचे, कभी भी वो पीछे हट ना करे। अगर आप एक जगह पे जा रहे हो तो आपको आगे ही बढ़ते रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है। अगर आपको उसमें ऑब्स्टिकल आती है, ट्रबल्स आते हैं, तो उसका फेस करो, सामना करो, बट आगे ही बढ़ते जाओ। अब माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन पे चढ़ना भी बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी लोग चढ़ते हैं ना। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं उनके रास्ते में, फिर भी वो लोग क्या करते हैं? चढ़ते हैं। अरुणिमा सिन्हा, पैर कट गए थे उसके 2, फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कह रहे हैं कि हमको, हमारे कंट्री के लोगों को कैसा बनना है? प्रोग्रेसिव, ब्रॉड माइंडेड, छोटी सोच नहीं रखनी है हमको। अगर हम एवर वाइडनिंग सोच रखेंगे ना, और भगवान जो हमको इशारा कर रहे हैं वो एक्शन अगर हमने कर दी, मतलब आपकी लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, आपके नसीब के हिसाब से ही होता है। तो यहाँ पे पोएट ऐसा ही कह रहे हैं कि हमारे जो भगवान हैं, गॉड, उन्होंने आपको यहाँ पे जन्म दिया है, तो किसके लिए? अच्छे काम करने के लिए दिया है। और आप अच्छे काम करो जिसकी वजह से आपकी कंट्री का भी अच्छा काम होगा, आपकी फैमिली का भी अच्छा होगा, आपकी स्टेट का अच्छा होगा, आपकी कंट्री का अच्छा होगा। लेकिन कब? आपको सोच क्या रखनी है? ब्रॉड। इन शॉर्ट, हम सबको ओपन माइंडेड बनना है और कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो कि यूनिक हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सुपीरियर वे में, बेस्ट वे में हमको एक ऐसी चीज़ करनी है जिसको देख के कंट्री, जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं ना, उनको शेम फील हो कि नहीं भाई, हमको भी इंडिया जैसा बनना है। और ये चीज़ कब हम अचीव कर पाएंगे? जब हम नैरोनेस माइंड में से बाहर आएंगे ना, तभी। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कहना चाहते हैं कि हमको हमारी सोच कैसी रखनी है? आगे ही हमको सोचना है, ब्रॉड वे में सोचना है, कभी भी कम नहीं सोचो। अगर आपको कुछ बनना है तो ऐसा सोचो कि भाई मैं कलेक्टर बनूंगी, IAS IPS ऑफिसर बनूंगी, ना कि प्यून बनूंगी, नर्स बनूंगी, स्वीपर बनूंगी। ओके, तो आपको ब्रॉड वे में सोचना है, ना कि नैरो वे में। नेक्स्ट, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। नाउ लास्ट लाइन में, फाइनल लाइन में पोएट भगवान को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, वो भी एज अ फादर। भगवान को वो पापा कह के पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी कंट्री को अवेक करो, मतलब मेरी कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उनको अवेक करो और उनको क्या दिलाओ? हेवन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम किसके जैसी है? स्वर्ग जैसी। और ऊपर हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की ना, वो सारी चीज़ें अगर हमारी कंट्री में आ जाएगी तो हमारी कंट्री क्या हो जाएगी? एक स्वर्ग के जैसे हो जाएगी, और उसके अंदर क्या होगा? फ्रीडम भी ऐड हो जाएगी। ओके, तो आई होप ये लाइंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस पोएम के अंदर आपको वापस मैं क्लियर कर देता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भगवान को, मीन्स यहाँ पे उन्होंने भगवान को पापा भी कहा है, और उनको ऐसा कह रहा है कि प्लीज़ आप मेरी कंट्री के लोगों को रेज करो, लिफ्ट करो, ऊपर उठाओ, अवेक करो, और इतना ऊपर उठाओ कि जहाँ पे
हमको क्या मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, लोग जागे और जो हम गुलामी में अभी ऑपरेशन सहन कर रहे हैं, लोगों के जो जुल्म सहन कर रहे हैं, उसमें से लोग बाहर आए और लड़ना स्टार्ट करें और उन लोगों को यहाँ से निकालें। तो फ्रीडम क्या है, उसको रियलाइज़ करवाना है, तब जाके हमारी कंट्री क्या बनेगी, हेवन, स्वर्ग बनेगी। अगर ऊपर जितनी भी चीज़ें होगी तो ही हमारी कंट्री क्या होगी, स्वर्ग बनेगी। तो ये सारी चीज़ें रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम में लिखी हैं और इसकी वजह से ही मेरी ये बहुत ही बेस्ट पोएम है। दूसरी एक चीज़ उन्होंने ये कही थी, और वो भगवान को ये भी प्रे करते हैं कि जितने भी हमारी कंट्री के लोग हैं वो इग्नोरेंस, अनएजुकेटेड जितने भी लोग हैं और अंधकार में जो चले गए हैं, वो अंधकार में से क्या हो जाए, बाहर आ जाए। जितने भी प्रेजुडाइसेस है, पूर्वग्रह जो उन्होंने बांध के रखे हैं, जो लोग यूनिटी में नहीं रहते हैं और जो खराब काम करते, जो दूसरे जितने भी एविल्स है, एविल्स मीन्स अभी रिसेंटली का एग्जांपल देते हैं, केरला के अंदर वो एलिफेंट को, फीमेल एलिफेंट को उन्होंने वो चीज़ खिला के मार डाला। अब ये सारी चीज़ें क्या है, एक एविल ही है। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है, हमको यूनिटी में रहना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये पोएम समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।